तो मैं भी ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कल आप लोग इतने मतलब फुल टाइम रहे क्लास में और इतने ध्यान से देख भी रहे थे, हमारा भी मन कर रहा था कि हमारा भी जो बेस्ट है उस चीज़ को हम वहाँ बिल्कुल सामने में रखें। तो आई थिंक ये अच्छी पूरकता हो गई हमारी। तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा दिन रहा और उसकी प्रिपरेशन भी आप लोगों के लिए कि जो भी हमने इतने सालों में मतलब 2011 से तो चल ही रहा है ना, जो जो दीदियाँ हैं इन्होंने जो भी शोध किया हुआ है उनसे हम लोगों ने सीखा, फिर हम लोग भी उसमें जुड़ गए, फिर और श्रेया बेटा और ये सभी जुड़ गए। तो हमारा भी मन करता है कि बस उसको ना वट एवर इज द बेस्ट, जैसे आपने पूछा कि इतनी धीरता, तो धीरता ऐसा प्रैक्टिस करने से आती है, एक मानसिकता तो बनानी ही पड़ती है डेफिनेटली, लेकिन उसका अभ्यास भी करना होता है, नो डाउट उसमें। सो आई एम ग्लैड कि वो चलेगा, अच्छी बात है, आई एम ग्लैड। मुझे लगता है कि हम आप सबको सुनने के लिए आए हैं, तो इसमें हमारी जो जर्नी है वो लगभग सब जगह पे हम रखते ही हैं, है ना। तो थोड़ा सा दीदी ने समय तो मुझे ज़्यादा दिया है, लेकिन उसको संक्षिप्त में रखूँगी क्योंकि हम बार बार उस चीज़ को बता ही रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सुने ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो जो सबके फीडबैक आ रहे हैं, तो बाबा जी ने भी कहा है कि आचरण प्रमाण है ना। जीता जागता जो इंसान है उससे ही हम प्रेरणा पा सकते हैं। तो वो हम सब ने कल से ऑब्जर्व किया कि जिन टीचर्स को हम देख रहे हैं वो किस तरह से क्लासेस ले रहे हैं, किस तरह से बच्चों के साथ जी रहे हैं, तो वहीं से हमको प्रेरणा मिलती है। वो चाहे कितना भी हम बुक पढ़ लेंगे उसमें से वो अपने में स्थिर नहीं होता, है ना। तो यही एक अपेक्षा के साथ और यही मतलब मन था कि हम इन चीज़ों को लाइव देख पाएँ। इसलिए हम लोग मतलब ये जो दीदी से भी हमने आग्रह किया था कि आप ये वर्कशॉप जो है वो यहाँ पे रखो, ताकि हम सब ये सारी चीज़ें देख पाएँ क्लासेस के साथ, मतलब आपको क्लास लेते हुए देख पाएँ और हम उससे समझ पाएँ कि करना क्या है ऐसे, है ना। तो ये मतलब कल दीदी ने बताया था वो अभिनय करके तो आएगा नहीं है ना। तो ये देखने से ही वो प्रेरणा मिलेगी और हम में वो स्थिर होगा। तो मुझे थोड़ा सा जो आत्मीय का जो जर्नी है उसको रखना है, तो उसको थोड़ा जल्दी मैं बता देती हूँ। तो आत्मीय में ये जर्नी जो है वो 2014 में शुरू हुई, और जो हमारे स्वामी जी है, जो प्रेसिडेंट है इस कैंपस के, उनका विज़न हमेशा वो रहता है कि उनके बड़े स्वामी यानी जो गुरुजी है, उन्होंने कोई एक चीज़ कही थी इस कैंपस को लेके, तो उसको वो कैसे पूरा कर पाए, है ना। तो जब ये आत्मीय यूनिवर्सिटी की नींव रखी जा रही थी, तब हरिप्रसाद स्वामी जी यानी उनके जो गुरु है, उन्होंने ये कहा था कि ये जगह ऐसी जगह है जहाँ से एक बच्चा जब एंटर होगा तब से लेके वो जब बाहर निकलेगा तब तक वो मानव मंदिर के रूप में स्थिर होगा। तो ये एक विज़न हरिप्रसाद स्वामी जी ने उनको दिया था कि यहाँ से निकलने वाला हर बच्चा मानव मंदिर होगा। तो वो कैसे बनेगा उसको लेके त्याग स्वामी जो है वो ढूंढते रहते हैं ये सारी चीज़ें। और मैं इस इंस्टीट्यूट के साथ 2007 से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं देखती हूँ कि जहाँ भी इतना अच्छा कुछ चीज़ दिखती है तो वो तुरंत ही वो अप्लाई करने के लिए इंस्टीट्यूट में लाते थे कि कैसे हम बच्चों तक पहुँचे, कैसे हम टीचर्स तक पहुँचे और इवन टीचर्स के परिवारों तक भी पहुँचे, ताकि हम लोग कुछ अच्छा समाज को दे पाए। और दूसरा एक वाक्य जो हरिप्रसाद स्वामी जी ने इसकी नींव रखते समय लिखा था कि यहाँ एक ऐसी ब्रह्म विद्या है वो सिखाई जाएगी जो बच्चों को कहीं और नहीं मिलेगी, वो एक ब्रह्म विद्या यहाँ पे सिखाई जाएगी। तो त्याग स्वामी जब एक कॉन्फ्रेंस में गए भूटान, तब उनको पता नहीं वहाँ से ही वो ग्लिम्स मिल गया कि ये वही है जो हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो UHV का ही कॉन्फ्रेंस था और वहाँ पे स्वामी जी गए 2014 में, और उनको लगा कि यही वो चीज़ है जो हमको अपने इंस्टीट्यूट में स्थिर करनी है, और वहाँ से हमारी जो जर्नी है वो शुरू हुई। तो वहाँ पे ये चेतना विकास मूल्य शिक्षा है ना, उसकी नींव 2014 में रखी गई और वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। तो हम वैसे देखें तो जीवन विद्या का एक बहुत छोटा सा पार्ट जो है वो UHV है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, है ना। तो उसको जब हायर एजुकेशन में हम उस कंटेंट को लेके जाते हैं तो उसका फ्रेमवर्क वहाँ पे तैयार किया गया है कि बच्चों के सामने हम कैसे इसको रखेंगे, उसी को वहाँ पे दिया जाता है।
तो क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट भी इंजीनियरिंग और हायर एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ था, तो हमारे यहाँ पहला जो शुरुआत हुई वो UHV से ही हुई है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। तो गणेश बगड़िया जी और उनकी टीम जो है वो उनका आना हुआ और हमारे 3 दिन के वर्कशॉप शुरू हुए और उसके बाद जो है वो 1 साल तक गोपाल बाबू जो है उनके प्रोफेसर, वो हमारे यहाँ हमारे साथ रहे और उसमें UHV1 UHV2 ऐसे करके हमारी सबकी ट्रेनिंग्स हुई। उस दौरान 2015 में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई ह्यूमन वैल्यूज़ इन हायर एजुकेशन और 2016 में हम लोगों ने एक दूसरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, एजुकेशन फॉर अनडिवाइडेड सोसाइटी एंड यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। तो ये जो 2 कॉन्फ्रेंसेस हुई, नेशनल और इंटरनेशनल, वो भी उसी समय हुई जब हम लोग इसका अध्ययन कर रहे थे। उसी दौरान 170 जितने पार्टिसिपेंट्स ने ऑल ओवर वर्ल्ड से वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और वो कॉन्फ्रेंस भी काफ़ी मतलब उसमें काफ़ी सारे पॉलिसी मेकर्स और ये सब आए थे और इसको और ज़्यादा फैलाने के लिए हमको एक स्कोप मिला था। फिर 2017-15 के एंड में हमारे यहाँ सोमबाई का आना हुआ और फिर वहाँ से हमारी जीवन विद्या की गतिविधियाँ शुरू हुई, क्योंकि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ कहें तो एक ध्यान गया कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ जो है उसका हायर एजुकेशन का एक वो एक क्या बोलेंगे फ्रेमवर्क है जो वो प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन उसको जब समझना है तो वो जीवन विद्या या फिर मध्यस्थ दर्शन का पूरा कंटेंट समझे बिना हम इस कंटेंट को भी ठीक से नहीं रख पाएंगे। तो वो जर्नी जो है वो हमारी 2015 से शुरू हुई और वहाँ से हम लोगों का विधिवत अध्ययन और ये सब शुरू हुआ। अगर एकेडमिक के रूप में हम देखें तो 2014-15 में पहली बार इसको हमने कंपलसरी क्रेडिट कोर्स के रूप में रखा। तो हमारे यहाँ जो भी बच्चा किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन लेता है उसको पहले 2 सेमेस्टर कंपलसरी एक कोर्स के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में इसको पढ़ना होता है और वहाँ पे जो भी फैकल्टी अध्ययन किए हुए हैं वही इसको डिलीवर करते हैं। उसको HVHL सब्जेक्ट के नाम से हम लोगों ने अभी इंट्रोड्यूस किया है, तो उसको वो क्रेडिट कोर्स के रूप में हम लोगों ने शुरू किया। 2014-15 में हमारी सिस्टर इंस्टीट्यूट है VSC उसमें, क्योंकि VSC मतलब वीरानी साइंस कॉलेज जो है वो हमारी ऑटोनॉमस कॉलेज है। तो ऑटोनॉमी जब हम कहते हैं तो हमारे सिलेबस बनाने की ऑटोनॉमी हमको मिलती है, अदरवाइज़ हमको जिस यूनिवर्सिटी के साथ हम एफिलेटेड होते हैं उसका सिलेबस हमको सिर्फ चलाना होता है, लेकिन ऑटोनॉमस उसको कहते हैं कि हम अपने सिलेबस खुद बना पाते हैं। तो वो ऑटोनॉमी इंस्टीट्यूट है हमारी, तो वहाँ 14-15 में वो शुरू हुआ। उसके बाद आत्मी इंस्टीट्यूट जो है तो एक ही कैंपस, लेकिन वो अलग अलग मतलब एक जो है वो पूरा साइंस के साथ जुड़ा हुआ है, ये पूरा इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ जुड़ा हुआ है, फिर उसका एफिलिएशन अलग अलग है दोनों का, है ना। तो इसलिए फिर AGI यानी आत्मीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो है उसमें 2016-17 से हम लोगों ने एक कंपलसरी कोर्स के रूप में, क्योंकि जब वीरानी साइंस में हम लोगों ने कुछ प्रयोग किया 14-15 में तो समझ में आया कि इसमें कितना गैप्स है और कितना हम लोग कर पा रहे हैं, कितना अभी हमको भी तैयार होने की ज़रूरत है। तो वो समझने के बाद 16-17 में हमारे मतलब टीचर्स की तैयारी होने के बाद वहाँ पे भी ये कोर्स शुरू हुआ और 2018 में आत्मी यूनिवर्सिटी बनी। तब तक वो एक इंस्टीट्यूट था और GTU यानी गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब 18 में वो आत्मी यूनिवर्सिटी जो है वो एक स्वतंत्र प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में बनी और फिर इसको हमने एक कंपलसरी कोर्स के रूप में तो आगे चलाया ही, लेकिन साथ में उसमें और प्रोग्राम्स भी हम कर पाए, क्योंकि अब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो हम अपने सिलेबस और ये सब भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं और अपनी तरह से उसको रख भी पाते हैं, मतलब बच्चों के सामने, है ना। उसकी जो प्रोसीजर रहती है वो हमको करनी ही पड़ती है, लेकिन उसको करने के लिए हमारे पास जो भी हमारा पूरा जो लीडरशिप टीम है उसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं कि इसको हम कैसे लेके चलेंगे उसमें हमको उनका गाइडेंस जो है वो मिलता रहता है। तो आज जो है वो UG और PG में एक क्रेडिट कोर्स की तरह तो चल ही रहा है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में, लेकिन इसके साथ अभी एक PhD प्रोग्राम भी हमने लॉन्च किया, है ना। तो ये जो 22-23 में स्कूल ऑफ CVMS बना उसके अंडर हम लोगों ने मध्यस्थ दर्शन में PhD का भी एक प्रावधान जो है वो रखा और उसके अनुसार अब वहाँ पे हम लोग मध्यस्थ दर्शन में PhD भी करवा रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंडर, है ना जी। नेक्स्ट, तो ये जो है हमारा पूरा एकेडमिक का है।
और इसमें जो है हम लोग कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं। तो स्टाफ मेंबर्स के साथ काम होता है, स्टूडेंट्स के साथ काम होता है ना। तो स्टूडेंट्स के साथ जैसे कोई भी बच्चा जब इंस्टीट्यूट में एंट्री करता है या फिर किसी भी विधा में वो एडमिशन लेता है, तो सबसे पहले उनका 5 दिन का SIP होता है, जिसको स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम SIP कहते हैं, है ना। तो 5 दिन का उनका एक शिविर चलता है, जिसमें हम इनको ये जो हमारा जीवन विद्या परिचय शिविर है उसका थोड़ा सा एक डाइल्यूटेड फॉर्म है वो, क्योंकि उन बच्चों के साथ ये ज्ञान की चर्चा करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि उनकी वो जिज्ञासा होती नहीं है ना। तो उनको हम बात करते हैं उनके लेवल पे जाके, जैसे उनको पीयर प्रेशर रहता है, फिर फैमिली के साथ कुछ ना कुछ वो जो अनबन है, माता पिता के साथ संबंध को पहचानने की, ये सब वहाँ पे जो अनबन रहती है, या फ्रेंडशिप में जो एक प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग ये जो 5 दिन का वर्कशॉप होता है उसमें उनके साथ चर्चा करते हैं। और ये एक ऐसा कंटेंट है जो ओवरऑल सारी चीज़ों के हमको आंसर देता है, उस रूप में हम उसको रखते हैं। और फिर उसके बाद 2 सेमेस्टर उनको ये क्रेडिट कोर्स के रूप में ये मिलता है। तो इस तरह से पूरे ये चलते हैं। और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम लगातार चलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने देखा है कि एक बार अगर हम लोगों ने पठन कर भी लिया तो भी मतलब ना बोलने में आता है ना जीने में आता है, वो शब्द रूप में सिर्फ स्थिर होता है ना। तो बार बार इसको करते जाना और बार बार इसके जो प्रैक्टिसेस है उसको भी बताते जाना वो ज़रूरी है। इसलिए लगातार FDPs भी चलते हैं और ये वर्कशॉप स्टूडेंट्स के साथ भी चलते हैं। तो हमारे यहाँ पहले जब लॉकडाउन से पहले ये थोड़ा सा रिगरसली ये काम ऐसे हुआ था कि हर साल जो हमारा समर वैकेशन और ये आएगा दिवाली का वैकेशन, उससे पहले शिविर होंगे ही। तो एक साल में 2 शिविर मिनिमम थे और पूरे स्टाफ के साथ थे, उसमें स्टूडेंट्स भी बैठ सकते हैं इस तरह से। तो वो लगभग जब तक कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ तब तक हमारा 3 सालों तक चला। तो काफ़ी अच्छी गति जो है वो हम लोगों ने अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स में भी पाई। और साथ में जो हमारा सपोर्टिव स्टाफ होता है उनके लिए भी शिविर जो है वो अरेंज होते हैं, है ना। तो जो मेन शिविर होता है उसमें तो वो बैठ ही सकते हैं, लेकिन उनका कई बार ऐसा होता है कि उनके लिए अलग से भी शिविर हम लोग गुजराती में करते हैं, क्योंकि ये जो है वो हिंदी थोड़ा उनको टफ लगता है। तो जो सपोर्टिव स्टाफ है उनके लिए अलग से भी शिविर जो है वो चलते हैं। तो ऐसी इवेंट्स हमारे यहाँ लगभग चलती रहती है। ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, तो ये 60+ इवेंट्स जो है वो अभी तक वर्कशॉप, सेमिनार, FDP शिविर उनके रूप में हुआ है। लेकिन ये अभी 2 साल पुराना है, तो लगभग ये 100 के ऊपर अंक जो है वो चला गया होगा। और साथ में स्टूडेंट्स के लिए तो सोमबाई ने भी हमारे यहाँ स्टूडेंट्स के लिए लगभग एक साथ 600 स्टूडेंट के ऐसे 7 जितने शिविर लिए हुए हैं। और फिर हम लोग लगातार जो है वो बच्चों के साथ काम करते हैं। तो एक ये दिखता है कि ये जो समझने की प्रोसेस है एक तो बहुत धीमी है, और वो अपनी मतलब अपनी वो स्थिति बने बिना वो मतलब हम परोस नहीं सकते उनको, या फिर वो लेगा नहीं, उनकी खुद की भी वो स्थिति बननी चाहिए। तो ये एफर्ट्स हम लोग लगातार करते हैं कि कैसे एक बच्चा जो है वो जब से इंस्टीट्यूट में आता है तब से लेके लगातार 8 सेमेस्टर जब तक ख़त्म करता है तो कैसे हमारे साथ बना रहे। तो आने के साथ ही उनके साथ 5 दिन का SIP, फिर 2 सेमेस्टर तक उनके साथ एक सब्जेक्ट के रूप में, फिर 3rd सेमेस्टर से उनके लिए एक वैक कोर्स होता है ना। तो जो वैक कोर्स होता है वो अपने मतलब अपनी इच्छा से वो लोग ऑप्ट करते हैं, उनकी डिसिप्लिन का नो होके किसी और डिसिप्लिन का, है ना। तो वो कोर्स जब ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पे भी हम उनके साथ यही बात करते हैं। तो जिनका फिर इंटरेस्ट है उनके साथ हम लंबा चलते हैं। और साथ में हैप्पीनेस मीट करके एक प्रोग्राम हम चलाते हैं जो एवरी वीक सैटरडे को होता है, और बच्चों के साथ लगभग 2 घंटे जो है वो बातचीत इसमें होती है। तो जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो 2nd सेमेस्टर तक रहता है, फिर विलिंगली जिनको अगर आगे इंटरेस्ट है उन बच्चों को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं जी। ये एक्टिविटीज़ के रूप में है, जैसे हम लोग भी जब 2014 में ये कंटेंट हमारे पास आया, फिर 17-18 में हमारे सामने एक प्रपोजल रखा गया कि कितने लोगों को अध्ययन के लिए अब आगे बढ़ना है ना। तो सबसे पहले 40 लोग तैयार हुए थे अध्ययन के लिए। फिर भैया ने ये प्रस्ताव रखा कि ये रेसिडेंशियल होगा, ये आपके यहाँ नहीं दिया जाएगा। तो उसमें से आधी संख्या जो है वो ऐसे ही कम हो गई, क्योंकि वो
घर छोड़ना है, मतलब घर से दूर जाना है, ये सब स्थितियाँ आती है तो फिर कुछ लोगों की तैयारियां नहीं होती। तो लगभग पहली बैच जो थी हमारी वो 17-18 में हापुड़ की पहली बैच ही थी वहाँ पे भी। तो वहाँ पे हम लोग 18 लोग जो है वो पहले सत्र में अध्ययन के लिए गए थे और 1 साल का अध्ययन पूरा होते होते लगभग हम 8-10 लोग बचे थे। बाकी सब लोग जो है वो धीरे धीरे ड्रॉप होते गए थे। तो ये जो 8-10 लोग हैं वही आज CVMS सेल में उस सेल के मेंबर के तौर पे अभी काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो साथ में अध्ययन किया उसमें मैं भी हूँ, पारस भाई भी है, हम उसी टीम का हिस्सा है जो 2017-18 में हम लोगों ने अध्ययन किया था, है ना। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो साथ में अध्ययन किया और साथ में एक दूसरे के साथ चले तो एक दूसरे के प्रति जो एक एक्सेप्टेंस था वो बहुत मतलब सहजता से आ गया सबके लिए। और जितना सहज हम लोगों के लिए हुआ उतना ही सहज हमारे परिवार के लिए हुआ। उतनी ही मतलब सहजता से परिवार ने एक दूसरे परिवार को एक्सेप्ट किया और इससे हमारा जो पूरा परिवार था ये लगभग ऐसे 50 लोगों में बढ़ गया, है ना, हमारा परिवार। और वहाँ पे हम लोगों ने अध्ययन के दौरान ही ये थोड़ा सा स्पष्टता हमें बनी थी, उसमें भी राकेश ओझा भैया का बहुत बड़ा हाथ है हमारा अध्ययन कराने के लिए और हमारी स्पष्टताएं और बढ़ाने के लिए। तो वहाँ से ही हमको एक ध्यान गया था कि इंस्टीट्यूट में तो तब हम कर पाएंगे जब हम खुद पे काम कर पाएंगे और परिवारों पे काम होगा। तो ये एक स्पष्टता बनी थी। तो सब लोगों की प्रायोरिटी ये थी कि पहले खुद पे काम करो और पहले परिवारों पे काम करो, इंस्टीट्यूट में अपने आप जो है वो जाएगा। तो वहाँ से ही हम लोगों ने डिज़ाइन शुरू की कि कैसे हम लोग परिवारों के साथ आगे बढ़े। तो वहाँ से परिवार गोष्ठियों का स्वरूप निकला और हम लोग एवरी वीक परिवारों के साथ मिलते थे। तो एक तो पता था कि ये भाषा को बोलना है ना, ये भाषा अगर बोलेंगे तो बच्चे और परिवार जो है वो हमसे नहीं जुड़ेगा, वो दूर चला जाएगा। तो एक ध्यान हम लोगों ने वो रखा था कि कभी भी ये जो दर्शन की जो भाषा है और इसके जो ये बड़े बड़े शब्द है वो नहीं बोलने हैं और ना ही उसको लेके कोई ज्ञान चर्चा परिवार गोष्ठियों में होगी। उसको एकदम लाइट रखने का हम लोगों ने प्रयत्न किया कि कैसे हम खेलते खेलते या फिर जो भी गेम खेलेंगे, जो भी बात करेंगे, उससे एक मैसेज जो है वो चला जाएगा। तो उस तरह से गोष्ठियाँ हमारे यहाँ प्लान हुई और हम लोग काफ़ी अच्छा मतलब परिवारों पे काम कर पाए। तो उस गोष्ठियों में अगर मैं एक बात बताऊं तो जैसे मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है ना, तो हम लोग तो जैसे कॉलेज में रोज़ मिलते ही थे, तो मैं ये बोलती थी कि भाई मेरे घर में ये चीज़ है, इसका ध्यान आकर्षण मुझे करवाना है। तो इस बार की जो हमारी गोष्ठी है उसमें इस मुद्दे पे काम होना चाहिए, है ना। तो मेरे घर वाले मेरी तो नहीं सुनेंगे, पता है अपना जो आचरण है उससे वो परिवार वाले सुनते नहीं हैं। तो फिर वहाँ पे ही हमारा एक ऐसे हम प्लानिंग ही कहेंगे, प्लानिंग बनता था कॉलेज में ही कि कौन जो है ये इस चीज़ को परिवारों के सामने रखेगा। तो उस तरह से कोई एक दूसरा व्यक्ति, जैसे मेरे घर में जो बात करनी है तो मैं पारस भाई को बोलूँगी तो वो पारस भाई वो टॉपिक तैयार करके आएंगे और इन जनरल ही वो उसको वहाँ पे रखा जाता था ताकि बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज चला जाता था परिवारों तक। तो इस तरह से हम लोगों ने परिवार गोष्ठियाँ की और उसके परिणाम ये आए कि जैसे पूरा जो हमारा ग्रुप था इसमें ये सभी 8 भाई थे, मैं एक ही थी जो लेडीज़ मतलब उनके साथ जुड़ी हुई थी और इन सब में सबसे बड़ी थी। तो इन लोगों ने सब ने मुझे एक बड़ी बहन की तरह ही मतलब एक्सेप्ट किया और बहनों के रूप में मतलब बहन जो थी मैं एक ही थी, बाकी सब भाई थे। अब उनके जो पत्नियां थी वो भी इसमें नहीं जुड़ी थी और वो जो ज्ञान चर्चा होती है तो उनको लगता है कि भाई आप लोग ना मिलो तब ये बातें नहीं होनी चाहिए या फिर आपके इंस्टीट्यूट की बात नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ बात करनी है तो परिवार गोष्ठी करना। ये हमको पहले से वो मिला हुआ था कि हम लोग कॉलेज की बात नहीं करेंगे और जीवन विद्या की कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे ही मिलने के लिए मतलब सब मिलेंगे ऐसे। तो ये भी दिखा कि हम लोगों ने ये थोड़ा सा ध्यान रखा। तो 2022-21 के बाद जब हमारा अध्ययन शुरू हुआ यूनिवर्सिटी में तो वही सारी भाभियों ने अध्ययन भी किया। तो वो सारे मतलब भाभी जो थे सभी भाइयों की वाइफ जो है वो सभी हमारे पठन सत्र में बैठी है और वो जो अध्ययन सत्र हमारा रहा वो शायद मतलब जितने भी प्रबोधक आए उन्होंने भी उस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि पहले दिन वहाँ पे 42 एंट्रीज थी, मतलब 42 लोग हम बैठे थे। लास्ट दिन 6 महीने के बाद भी वहाँ पे 42 लोग ही थे। तो इस तरह से हमारा अध्ययन जो है वो वहाँ पे पूरा हुआ। लेकिन ये दिखा कि ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है और हमें बहुत ही धीरता के साथ इसमें चलना है ना। तो
ये कुछ ग्लिम्स हैं, हम लोग वहाँ पे परिचय शिविर भी करते रहते हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं, और अपने मतलब स्वामी जी का भी वो रहता है कि उनके संप्रदाय के जो भी प्रोग्राम रहते हैं ना, उसमें भी वो आग्रह रखते हैं कि आप लोग आके बोलो, क्योंकि अल्टीमेटली जाना तो यही है, इसलिए वो भी हमको ये स्कोप जो है वो देते रहते हैं। नेक्स्ट दीदी। और ये जो है वो हमारे कुछ आउटरीच और सोशल इमर्जेंस है। राजकोट से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक कृषि यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी हम लोग उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लेक्चर लेने के लिए जाते हैं। वैसे ही आसपास के जो गांव होते हैं, यूनिवर्सिटी में कुछ गांवों को एडॉप्ट भी करना होता है और उनके ऊपर काम करना होता है ना। तो जो एडॉप्ट किए हुए जो गांव हैं उनके साथ, उनकी स्कूल के साथ वो कुछ काम जो है वो हम लोग करते हैं। और साथ में जो इंस्टीट्यूट है राजकोट में, वहाँ पे भी, क्योंकि जो भी इंजीनियरिंग के साथ जुड़ा हुआ है उनको AICTE की ओर से UHV के लिए वो कंपल्सन आता ही है ना। तो अभी दूसरे तो कोई फैकल्टी है नहीं, तो सबको पता है कि आत्मीय में ये एक ग्रुप है जो इसको मतलब समझ रहा है, तो वो यहाँ हर जगह पे हम लोग ये सेशन के जाते हैं और बहुत अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स मिलता है। नेक्स्ट दीदी, है ना। ये कुछ है वो लोक भारती के साथ, और फिर अहमदाबाद में जो आनंद निकेतन ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैं, है ना, तो उसके टीचर्स के साथ भी हम लोग काफ़ी वर्कशॉप जो है वो करते हैं, और काफ़ी समय तक हम लोगों ने वहाँ पे भी काम किया है। वैसे ही बड़ौदा में एक KJ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग है, उसके फैकल्टी के साथ भी लगातार जो है वो ये काम चल रहा है। नेक्स्ट। ये जो हम लोगों ने अध्ययन किया उसी दौरान एक ध्यान गया था कि हम लोग काफ़ी सारी ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं जिसमें केमिकल का बहुत यूज़ हो रहा है ना। तो डे टू डे लाइफ में जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोगों ने बैठ के सोचा कि हम ऐसी कुछ चीज़ों का लिस्ट बनाते हैं कि किन चीज़ों का प्रोडक्शन हम बिना केमिकल के खुद से ही कर पाए, ताकि ये जो परिवार इतने जुड़े हुए हैं उनके लिए हम लोग ये चीज़ें बना पाए। तो उसी से एक मतलब वो निकला कि हम लोग नहाने के साबुन, फिर ऑयल, ऐसे करके 8-10 प्रोडक्ट हमने निकाले और उसको बनाना जो है वो घर पे ही शुरू किया, और आज भी हम बना रहे हैं। और हमारे जो परिवार हैं उनके बीच में उनका विनिमय हो रहा है, और उनके साथ जुड़े हुए कुछ परिवार है वहाँ तक अगर पहुँचता है और उनको लगता है कि हमको भी ऐसे केमिकल फ्री ही चीज़ें चाहिए, तो उन तक भी हम लोग ये पहुँचा रहे हैं। तो इसका और बहुत बड़ा मार्केटिंग या ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन परिवार के लेवल पे हम लोग जो है वो ऐसे चल रहे हैं। और ये एक सोलार का एक हैंडी पावर हाउस बनाया है। तो एक व्यक्ति के लिए, जैसे वो स्टूडेंट है और हॉस्टल में रह रहा है, तो उसको एक पंखा चाहिए, एक लाइट चाहिए और एक अपना मोबाइल का चार्जिंग चाहिए। इतना अगर हो जाता है तो उसका मतलब ये सेट हो जाता है। तो इस तरह से हमारे साथ एक जय पटेल है, वो इसी का ही स्टूडेंट है और अभी वहाँ पे प्रोफेसर भी है। तो उसने ही ये एक बनाया था कि एक ऐसा सेटअप कि वो सोलार से चार्ज होने के बाद वो 8 घंटे के लिए वो अपना सेटअप पूरा तैयार कर सकता है, बिजली हो कि ना हो ऐसे। तो ये अध्ययन करने के बाद ही ये सारी चीज़ें जो है वो निकल के आई, ये समझ में आता है। और इसी तरह से हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने घर में ये प्रोडक्शन शुरू किया तो हम अपने बच्चों में श्रम की मानसिकता को थोड़ा सा देख पाए। अदरवाइज़ ऐसा लगता है कि ये काम हमारा नहीं है और वो बाहर का कोई करेगा, हम सिर्फ उसको यूज़ करेंगे। तो हम लोगों को उसने काम करते हुए देखा तो बच्चों में ये आया कि नहीं, ऐसे ही करके हम लोगों को भी पैसा कमाना है, या फिर जो भी हमको चाहिए वो हम खुद से ही उत्पादन करेंगे। ये मानसिकता कहीं ना कहीं हम बच्चों में स्थिर करवा पाए। जी दीदी, नेक्स्ट, है ना। तो इसके बाद जो है वो लॉकडाउन के बाद योगेश शास्त्री भैया का वहाँ पे आना हुआ, और ये एक अध्ययन सत्र ही था 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2022 में। तो स्वामी जी को जब पता चला कि योगेश भैया आ रहे हैं तो उनका मन था कि वो लीडरशिप टीम को गाइड करे कि हम लोग इसमें आगे कैसे बढ़े, क्योंकि वो कोरोना का जो 2 साल का गैप हुआ उसमें वो सारी गतिविधियाँ थी वो बंद हो गई थी, और उसमें अभी आगे बढ़ने के लिए क्या करें उसके लिए कुछ दिशा नहीं थी। तो भैया के आने के बाद वो भी एक लीडरशिप टीम के साथ लगातार इन दिनों में 2-2 घंटे चर्चाएं हुई, और भैया ने फिर से उन गतिविधियों को एक और धक्का लगाया, और वहाँ से फिर से हमारी एक नई यात्रा शुरू हुई।
और उसके बाद ही नेक्स्ट दीदी, उसके बाद ही हमारे यहाँ ये पीएचडी का प्रोग्राम और 6 मंथ अध्ययन सत्र जो है वो फिर से शुरू हुआ। और अभी तक वहाँ पे 2 बैच जो है वो हो गई है 6 महीने की, है ना। तो वहाँ पे हम लोग इस तरह से उसको डिज़ाइन किए हैं कि 8 घंटे का जो उनका रेगुलर टीचिंग और ये रहता है, मतलब नौकरी का जो समय रहता है, उसमें से 4 घंटे वो कॉलेज में लगाएंगे, 4 घंटे उनका अध्ययन होगा, है ना। तो उस तरह से वहाँ पे डिज़ाइन किया है। तो एक ये समझ में आया कि हम जब शहरों में रह रहे हैं और साथ में हमारे लिए हमारी जो भी आवश्यकता के लिए हम लोगों ने जो एक वो बनाया हुआ है नौकरी या बिजनेस, उसको छोड़ के जाना और अध्ययन करना जो है वो सबके लिए शायद संभव नहीं होगा। तो इसीलिए ये डिज़ाइन भी एक अच्छा मतलब रहा। काफ़ी सारी जगह पे इसको रेप्लिकेट भी किया जा रहा है कि वहीं पे आप रहो, अपने घर को भी मत छोड़ो, ना ही अपनी जॉब को छोड़ना है, और साथ में ये अध्ययन होता रहेगा। तो इस तरह से ये हुआ और 2 बैचेस जो है वो अभी तक हमारी हो गई है। और साथ में अभी जो है वो पीएचडी भी 2022 में ही शुरू हो गया और इसमें भी अभी लगभग तीसरी बैच है, उनका एनरोलमेंट जो है वो अभी शुरू है ना। तो इस तरह से है ये जो पूरी आत्मीय की जर्नी है। और मैं 2007 से 2020 तक वहाँ जुड़ी रही, है ना। तो मैंने वहाँ पे 13 साल काम किया और उसी दौरान ये कंटेंट मुझे मिला। और फिर 2020 में ऐसा लगा कि इसको समझने के लिए और मुझे समय चाहिए, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ा। लेकिन जॉब छोड़ने के साथ साथ वो भी कमिटमेंट दिया था कि इसको लेके जो भी वहाँ पे काम रहेगा उसको इसकी मैं जिम्मेदारी लूँगी। तो 2020 में जॉब छोड़ने के बाद भी लगभग हर रोज़ 2-3 घंटे यूनिवर्सिटी में होती ही हूँ। तो वो अभी भी आज भी शुरू है। तो ये चीज़ मुझे वहीं से मिली है, इसलिए मुझे लगता है कि वहीं पे जो भी हम काम कर पा रहे हैं, है ना, वो भी एक उनके प्रति कृतज्ञता को मतलब दिखाने, मतलब ये कृतज्ञता अर्पण ही है कि मैं वहाँ पे उतना समय लगाऊं। तो आज भी जो है वो यूनिवर्सिटी में ही मैं हूँ और वहाँ से ही मुझे इन सब चीज़ों के लिए जो है वो एक स्कोप मिल रहा है। तो ये यात्रा है हम सब की, और इस यात्रा में बहुत सुखद घटनाएं घटती जा रही हैं और जितने लोगों से भी मिलना होता है तो उत्साहवर्धन होते ही जाता है ना। और सभी जगह से वो प्रेरणा मिलती ही है। और मैं जैसे कहूँ कि अनीता दीदी से तो एक ही बार मैंने कहा था कि दीदी जो 2019 में किया था वो फिर से करो, है ना। 2019 में यही वर्कशॉप करने के लिए हम लोग 3 लोग आए थे, तब हम लोगों ने जस्ट कोरोना से पहले ही, है ना। तो वो जब किया था तो ऐसा लगा था कि ये सारी चीज़ें, क्योंकि अब शिक्षा के काफ़ी सारे लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं, तो उन सब के लिए एक प्रेरणा के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस तरह की सारी चीज़ों को उन्हीं लोगों के मुंह से सुने कि जिन्होंने इन सब चीज़ों को बाबा जी से सुना है। जैसे भैया ने कहा ना कि कल पूनम दीदी को सुना तो मुझे भी काफ़ी अच्छा मतलब वो इनपुट्स मिले। तो मैं साथ में एक अपना फीडबैक भी दे दूं जो कल मुझे क्योंकि काफ़ी सारे लोगों से मिलने का अवसर मिलता है और उनके सामने इसको प्रस्ताव के रूप में रखने का अवसर भी मिल रहा है अभी मुझे, क्योंकि थोड़ा सा हम कहते हैं ना वो सीनियर पोजीशन पे आ गए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, तो उसको उस वास्तविकता के साथ रखने के लिए ये जब इस तरह से हम मिलते हैं और जिन व्यक्तियों ने उसमें ऐसे समय लगाया है उनके पास से जब सुनते हैं तो पता चलता है कि उसको किस तरह से हम रखेंगे ताकि सामने वाला जो है वो उसके विरोध में नहीं जाएगा। तो मुझे ये बहुत कल अच्छा लगा कि स्वास्थ्य के लिए तो नृत्य है ही, है ना, लेकिन वो उसमें भी एक क्रम है। अगर उस क्रम को हम ठीक से नहीं रख पाए नृत्य में भी, है ना, तो वो शरीर की स्वस्थता नहीं बनेगी। तो वो मुझे कल बहुत अच्छी तरीके से मतलब दीदी के इस प्रेजेंटेशन से मतलब अच्छा मैसेज एक गया कि उस क्रम को देखना है। तो ये भी एक बहुत सटीकता से गया कि जब हम क्रम रखेंगे तो वहाँ पे लोक नृत्य नहीं आएगा, उसमें किसी ऐसे क्लासिकल फॉर्म को ही लेना पड़ेगा। तो क्लासिकल फॉर्म को हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो रख सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा मैसेज मेरे लिए था कि लोक नृत्य जब हम कह रहे हैं तो वो उत्सवों के लिए है, और जब हम शिक्षा के लिए कह रहे हैं तो ऐसा कोई क्लासिकल फॉर्म है जिसको हम रेगुलर बेसिस पे जो है वो कर पाएंगे। तो आप सबके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता कि ऐसी मतलब वर्कशॉप होने से हम लोगों का और गति बनता है। थैंक यू।